अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास साहब, मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, सीधे स्टोरीज पे आते हैं। आज की सबसे बड़ी स्टोरी तो यही है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो कैपिटल में हैं और बहुत बड़ा एक उनके पास बैग है जिसमें 40 अरब डॉलर के में बताया गया कि सरमायाकारी 40 बिलियन डॉलर। 46 पहले 36 बिलियन थे, अब उन्होंने 40 कर दिया। आई एम सॉरी, फिर आई स्टैंड करेक्टेड। मैं समझूं 40 अरब डॉलर, शायद मैंने अखबारात में पढ़ा था। एक्चुअली आप भी सही कह रहे हैं, 45 आ रहा है, किसी जगह 46 आ रहा है, पर पहले 36 थे जब कैंसिल हुआ विजिट, तो अब 36 के बाद 45 और 46 जिक्र वो हो गया 46 हो गया। चलो, हाँ। इसको हम आखिर पे इसी पे हम सेटल कर लेते हैं कि 40 अरब डॉलर की वो सरमायाकारी लेके आज जरा इसका जायजा लेंगे कि क्या ये सरमायाकारी है, क्या ये कर्जा है, या कुछ और इसके पीछे कहानी है। बस और इसमें बड़े कुछ इंटरेस्टिंग सवालात हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं और मुझे वाकई उन जवाबात का पता नहीं है। अब ये ना समझिएगा कि मैं वो सवालात उठा रहा हूँ तो कुछ शरारत कर रहा हूँ। नो, अगर कोई हमारे सुनने वाले हैं और उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्हें पूरी उसकी इकॉनमी की उनको समझे, मुझे ज़्यादा समझ नहीं है, मैं कुछ सवालात उठाऊंगा और पूछने की कोशिश करूंगा। या तो आप जवाब दे दीजिएगा, आपने ना दिया तो कोई इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पे, उनसे लेने की कोशिश करेंगे। एक और बड़े इसमें अहम सवालात हैं जो आपसे पूछे जाएंगे आज। एक दूसरा जो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन उठाना है कि चाइना जो है खुद वो पावर प्लांट जो है वो बंद कर रहे हैं जो कोयले पे चल रहे हैं, और पाकिस्तान में जो मेरे सामने पड़े हैं 4 के करीब मेरा ख्याल है नए पावर प्लांट कोयले पे लग रहे हैं। आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर देंगे कि चाइना खुद क्यों ये कोयले के पावर प्लांट जो बंद कर रहा है, क्या वजूहत हैं और पाकिस्तान में क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी उसके साथ रिलेटेड है। एक और बड़ी अहम एक आर्टिकल छपा है वहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल में, पाकिस्तान के साबिक जो सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी साहब, उन्होंने वहाँ पे रीजनिंग दी है, लॉजिक दी है अमेरिकन को कि आप पाकिस्तान को $1 बिलियन का जो असला बेच रहे हैं आपको नहीं बेचना चाहिए। और उसकी रीजनिंग जो उन्होंने दी है वो भी हम आपके सामने लेके आए हैं कि हुसैन हक्कानी साहब क्यों समझते हैं कि अमेरिकन को पाकिस्तान को असला नहीं देना चाहिए। आपके पास इस पे कोई अच्छा खासा टेक है मेरा ख्याल है, उसको भी डिबेट पे लेके आएंगे। और पाकिस्तान इस वक्त आलमी मार्केट से कितने $बिलियन का असला खरीद रहा है, देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों को अच्छी खासी इसमें खबरियत होगी। और लास्टली हमारी अपनी ही खबर का फॉलो अप है, आपको याद होगा वीट स्कैंडल हमने किया था। उस वीट स्कैंडल में कुछ नए इंकशाफात हुए हैं और बड़े मजे के इंकशाफात हैं कि ऑलरेडी एक यहाँ पे इंक्वायरी जो है वो मार्क की गई थी। इंक्वायरी कमेटी को 3 महीने दिए गए थे। अब जरा सोच लें कि कैसे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो है, इवन पॉलिटिशियन जो है एक बड़े स्कैंडल को आगे लेके चलने की बजाय उसको डंप करते हैं। सो ये है आज का एक हैवी एजेंडा है, इसमें अच्छी खासी खबरें भी हैं जो चलेगा। मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ सर, एक सवाल है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है तो इससे मैं ये समझूं कि जब ये इन्वेस्टमेंट पूरी होगी 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, जो भी उनका टाइम फ्रेम है, इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो $17 बिलियन हैं बकौल इनके इसाक डार साहब के, जिसमें से कुछ 10 या 8 बिलियन डॉलर वो इन प्राइवेट बैंकों के पास पड़ा है डॉलर, बाकी जो है वो पाकिस्तान के अपने ही बैंक्स में पड़ा है, स्टेट बैंक या दूसरे उसमें चीज़ें हैं। तो मैं ये समझूं कि जब ये इन्वेस्टमेंट पूरी आ जाएगी तो पाकिस्तान का फॉरेन जो रिजर्व हैं 46 प्लस 17 तो $60 बिलियन ये हो जाएंगे रिजर्व हमारे। वैसे बड़ा आपका सवाल तो है, मगर मैं क्योंकि पाक चीन मोहब्बत के बहुत कायल हूँ, थोड़ा सा मुस्बत से स्टार्ट करूंगा कि आपके जो आप पे आने पे पहले, बल्कि क्योंकि बड़ा रेलेवेंट है, ये लोगों को समझाने की जरूरत है। मुख्तरन आपके सवाल का तो जवाब ये है कि वो खुद भी नहीं हुकूमत ये कह रही कि उसके अंदर ये शामिल हो जाएगा। वो कह रहे हैं 46 बिलियन में से 28 बिलियन के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक्चुअलाइज हो रहे हैं, जो कि शायद शॉर्ट टर्म से भी मुराद 2-3 साल है। बाकी कुछ मंसूबे हैं जो 5 साल के हैं, कुछ 10 साल के हैं, कुछ 20 साल के हैं। सो ये इसमें ये तो एक अलहदा बहस है, मगर असल बहस ये है कि ये माजी में पाकिस्तान और चीन जो है ना, ये तो सारों का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये भी ठीक है कि दुनिया की जो है दूसरे नंबर की इस वक्त इकॉनमी जो है चाइना है, और सारी प्रेडिक्शंस ये हैं कि 15-20 साल में दुनिया की शायद नंबर 1 इकॉनमी हो जाएगी। और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक खास तौर पे, एनर्जी से रिलेटेड, उनके सबके सोल्यूशन उस पर है। और चाइना ने हमेशा कोशिश की है, हेल्प की है और चाहा है कि हम उसका फ़ायदा उठा लें, मगर इतना ही मोहब्बत, इतना बॉर्डर साथ होने के बावजूद हम नहीं कर सके। अभी भी हमारी ट्रेड फॉर एग्जाम्पल सिर्फ $10 बिलियन की है, जो कि चाइना के फेवर में है। इंडिया तमाम दुश्मनी के बावजूद जो है और उनकी लड़ाइयों और तल्लुकात खराब होने के बावजूद उनकी $100 बिलियन $100 बिलियन जो है इंडिया और चाइना की ट्रेड है। ये तो एक इब्तदाई है।
दोबारा कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बात यह है कि इस तरह के वादे ये जो आप 46 बिलियन के सुन रहे हैं, और ये वर्चुअली वही इश्तिहार है जो आपने देखा मुशर्रफ के दौर में, जब ये सदर चीनी आए थे 2006 में, उस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे, बड़े बड़े ऐसे ही बताया गया था, और कई तस्वीरें भी वही हैं जो आज बुलेट ट्रेन की जो है ना 2006 में भी आई थी। हमें बताया गया था कि जी लाहौर में इंडस्ट्रियल जोन बनेगा जिससे तकदीर बदल जाएगी। उसके बाद आपको आसिफ जरदारी साहब के दौर में भी याद है कि बड़े MOU साइन हुए और यही वादा किया गया था। असल बात यह है कि इसमें से कितने मटीरियलाइज होंगे, ये कितनी, ये आगे चल के इसका पता मैं चलेगा। जिस सवाल पे मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। हाँ। और पॉजिटिव नोट पे अटकी हुई है। पहले मैं बता दूं, क्योंकि आपने अलर्ट कर दिया ना व्यूअर्स को कि शायद मैंने कोई बड़ा नेगेटिव कमेंट दे दिया, खुदा ना खास्ता मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा एक सादा सा इकोनॉमिस्ट जो बहुत सारे बैठे हैं, अगेन मैं अपनी नाअहली मानता हूं, मैंने अपनी कम अकली मानता हूं कि मुझे अगेन इस तरह के इश्यूज का ज्यादा पता नहीं है, और जिसके बारे में पता नहीं होना चाहिए तो आपको ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। अक्ल कुल बनने का कोई फायदा नहीं होता। जो मुझे समझ आती है इन्वेस्टमेंट की, अब तक समझ आती है कि आप ऐसे करते हैं, बाहर से डॉलर लाते हैं, कोई भी कंपनी हो दुनिया भर में हुई है, यहाँ पे टेलीकॉम की हमने बहुत सारी देखी हैं, आते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वो डॉलर स्टेट बैंक के जरिए ट्रांसफर करवाते हैं पाकिस्तान में, उसी को फिर वो यहाँ पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कराते हैं, और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है रेमिटेंसेज की तरह ऊपर जाते हैं, जिसको हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FDI कहते हैं बाकायदा। सो क्या अगर ये आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो फिर तो पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है जो इसके रिजर्व्स हैं, अगर आपके 28 बिलियन डॉलर भी मान लिए जाएं कि वो अगर एक्चुअलाइज होंगे पाकिस्तान में आएंगे, फिर भी पाकिस्तान का जो आपका फॉरेन रिजर्व है वो आपको 45 बिलियन तक जाने चाहिए, जो मौजूदा अगर आज का 17 बिलियन भी मिला लें, फिर तो आपको वहां तक जाने चाहिए। फेयर इनफ। अगर ये नहीं चाहते, जो अब तक चाइना करता आया है, जो मुझे समझ आई है और मैं बड़े अरसे से रिपोर्टिंग करता हूं, चाइना ने 2001 के बाद 2-3 काम किए। एक तो वो पहले पाकिस्तान को कंसेशनल लोन देते थे। 2001-2000 में उन्होंने आके कंसेशनल लोन बंद कर दिया। चाइना पाकिस्तान को कंसेशनल लोन नहीं देता, वो पाकिस्तान को कमर्शियल लोन देता है जो पूरी दुनिया को देता है। उन्हें समझ आ गई थी कि यार इनके साथ कारोबार करो, इनके साथ हट्टी चलाओ, दुकान चलाओ, ये इस काबिल नहीं है कि इनको कंसेशनल लोन दें, क्योंकि इनको इसमें अपना फायदा नजर नहीं आता। सो एक तो कंसेशनल लोन नहीं है, टोटल प्योरली ये कमर्शियल आपको उसमें कर्जे के तौर पर आएगा। ये करते क्या है, आपने वहां से अगर रेलवे के आपने इंजन लेने हों, आपने अगर वहां से पटड़ियां लेनी हूं, आपने कुछ वहां पे कुछ और चीजें लेनी हूं, तो चाइनीज बैंक जो एग्जिम बैंक जो है वो अपने अकाउंट में से जब लोन आपको अप्रूव हो जाता है, वो दूसरी चाइनीज कंपनी के जो हुकूमत की कंपनी होती है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वो सारी बाइंग परचेजिंग जो भी होती है वो वहीं वो चाइना में करते हैं। पाकिस्तान को बनी बनाई चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब तक जो चीजें मैंने देखी, बोगीज ली पाकिस्तान ने, रेलवे के इंजन लिए, इस तरह की चीजें ली, सारी की सारी वहां पे हुई हैं। अब जो मेरे लिए एक बात एक थोड़ी सी समझने वाली मेरे लिए वो ये है कि जब आप यहाँ मोटरवेज बना रहे हैं, जब आप यहाँ पे कोल के प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जब आपके यहाँ पे बंदरगाह बनाने वाले हैं, जब तक वो पैसा जो है वो स्टेट बैंक के जरिए पाकिस्तान में ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ पे लोकल करेंसी में आके अपने मजदूरों को कैसे देंगे, अपने वेंडर्स को कैसे देंगे, मजीद कंट्रैक्ट आपको चाहिए होगा, उनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे। सो मेरी कंफ्यूजन दूर करने की हुकूमत को जरूरत है, और ज्यादा बेहतर है डॉक्टर वकार मसूद साहब करें, क्योंकि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो वो आपको ताने से शुरू करते हैं, या वो हमारे जुबैर साहब जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, वो भी जी हमेशा कहते हैं कि आपको पता नहीं है। मैं उन दोनों को डर से ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहा हूं, वो हमें जरा ये समझाएं कि ये जो पैसा है क्या ये स्टेट बैंक के जरिए ट्रांसफर होगा पाकिस्तान के इसमें किटी में, वहां से ये पैसों में, ये रुपयों में कन्वर्ट होगा, मोटरवे पे लगेगा, बंदरगाह पे लगेगा, उसके बाद आपके यहाँ पे वो बना रहे हैं 1.6 बिलियन डॉलर की लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन बन रही है, उस पर भी मैंने बात करनी, मुबारक हो आपको। ये किस तरीके का पैसा पाकिस्तान में आएगा, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी? अगर आप अकले कुल है मेरी तरह, मैं तो नहीं हूं, आप अगर समझते हो आप जवाब दें। मैं इक्तिसादियात का प्रोफेसर मैं भी बिल्कुल नहीं हूं, मगर आपके जो साहब को ले लेते हैं फोन पे, अगर अभी भी हमारा प्रोड्यूसर का ले सके, मुल्क से नहीं है, मैंने उनका नंबर ट्राई किया था, मगर ये तो जाहिर है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है। मगर जो आपका सवाल बड़ा वैलिड इसलिए है कि ये दो बंदों के तो नाम आपने वकार साहब का ले दिया और जुबैर साहब का ले दिया, आप ये डार साहब और जिसका भी नाम है हसन इकबाल ले लें, कोई भी ये बताता ही नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ा इशू इस जो आगे मैं कह रहा था, एक क्या कि कितना इसमें से मटेरियलाइज होता है, दूसरा ये है जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें कोई नहीं बताता क्लियर टर्म्स में कि इसमें कितना लोन कंटेंट है, इसके अंदर लोन है तो वो कितनी शॉर्ट टर्म कौन सा है, लॉन्ग टर्म कौन सा है, और ये एक्चुअली इसका पता ही नहीं। इसके अलावा जो है बाकी डिटेल्स भी नहीं आती। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सबसे बड़ा जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी रिलेटेड है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जो कॉरिडोर बनना है गुजरात से लेके कराची तक, ग्वादर तक जो है वो है,
उसके अंदर आपको पता है कोई डिटेल्स नहीं आते, ये नहीं पता चलता कि रूट क्या है। वही कंफ्यूजन है कि NHA वाले या कोई और एक्सप्लेन नहीं करता रूट क्या है, किसने बनाना है। फिर उसमें मशकूक से नाम आ जाते हैं, कभी सैफुर रहमान साहब का आ जाता है, फिर वो शहबाज शरीफ साहब मीटिंग्स में आ जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि आप ये शिकायत करते थे ना, आपकी बड़ी जायज़ है। और मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक चीफ मिनिस्टर के खड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं पता बाकियों को इन्वाइट इन्होंने किया नहीं किया, या सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है। ये पंजाब की चाइना से नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की हो रही है। या तो सारे चीफ मिनिस्टर होने चाहिए या फिर कोई भी नहीं होना चाहिए। ये भाईबंदी वाला सिलसिला नहीं है। तो ये काफ़ी सारे सवाल आते हैं, फ्रैंकली मेरे पास उनके जवाब नहीं है, क्योंकि हमें जवाब बताए नहीं गए। सर इसमें जो मुझे है, आपको याद होगा जब मेट्रो बस यहाँ पे लॉन्च होने लगी, जिससे मेरे जहन में थोड़ी सी वो बातें सवालात आ रहे थे, उस वक्त हमें बताया गया था तुर्की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये बकायदा अभी भी पड़ा होगा, गूगल करके निकाल लें, हमारे सुनने वाले निकाल सकते हैं कि तुर्की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। माफ कीजिएगा, आप बात कर रहे हैं कुतबे लगाने का इनका फैशन है, तो ये पहले तुर्की के कुतबे लग रहे थे, तो अब ये चाइनीज सर मैं सरमायाकारी से समझ रहा हूँ कि सरमायाकारी जो मैं अब टेलीकॉम सेक्टर में प्योर सरमायाकारी हुई है, डायरेक्ट आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है। आप किसी तरीके का यहाँ पे आप उसके एल एक्सप्लोरेशन के आप कंट्रैक्ट देते हैं, वो भी डायरेक्ट मैं समझता हूँ, और बड़े सारे उसमें चीजें जो पैसा बाहर से आता है। इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है, तुर्की के जब शुरू किया वहां पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स, हमें कहा गया कि तुर्कों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जब हमने बजट डॉक्यूमेंट खोले ये पंजाब के, मेरे पास पड़े हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई चैलेंज करना चाहे, पता क्या चला, शहबाज शरीफ साहब ने 30 बिलियन रुपीस की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स उन्होंने दी हैं कि तुर्कों को पेमेंट की जाए। जरा सुनते हैं, जो हमारे वो कहते हैं ना दूध का जला जो है वो जरा छाछ भी ना फूंके मार मार के पीते हैं हमारे जैसा पेंडू जो है, कि हमें कहा गया कि तुर्की जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पता ये चला कि तुर्कों ने हमारे साथ कारोबार किया है। अच्छा, मुझे इसमें हर्ज नहीं है। हमारी जस्ट टू आपकी बात को ऐड कर बढ़ाते हुए आगे कि टोटल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इत्तफाकन मुझे फिगर याद पड़ता है $780 मिलियन है टोटल, जो पूरे साल नहीं 780 मिलियन है। 780 मिलियन इस गवर्नमेंट के आने के बाद 780 मिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि 1 बिलियन से भी कम है। याद रहे कि 500 बिलियन मेरा ख्याल पूरी दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोटेट करती है। चलो सर, मैं जो उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूँ ताकि कोई हमारी कंफ्यूजन दूर करे। कोई एक आध मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उनको ब्रेक में पढ़ के समझने की कोशिश करूंगा। कोई एक आध हमारे दोस्तों ने भेजे भी हैं। इक्तिसादी हेल्प चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमें चाहिए। आई विश के नदीमुल हक साहब होते जो प्लानिंग डिवीजन के यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं, आज नहीं चले कल ले लेंगे। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट भी इधर ही है, इन्वेस्टमेंट भी इधर ही है, कहीं पे जा नहीं रहे, उनसे बात करेंगे। ये क्वेश्चन हम रेज कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग कि मेरी इस मामले में अंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा नहीं हो सकती। सल मैं सवालात उठा रहा हूँ। हमें कहा गया कि ये जो है यहाँ पे जो टर्क्स जो है इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, फेयर इनफ। भाई अगर आप हमें ये कहें कि हम तुर्की के साथ एक किया है कि हम उनको 100 बिलियन रुपीस देंगे, वो हमें ये मेट्रो के वो हमें रूट भी बना देंगे, हमें बसेस भी देंगे, हमें यहाँ पे आगे सरिया भी लगा के देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। फेयर इनफ कि हमारा पैसा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया उनको टर्क्स को दिया, वो आए बना के चले गए। अब मुझे क्या तकलीफ होना शुरू होती है जब आप पूरा आगे ढंढोरा पूरी दुनिया में पीटते हैं कि हमारे यहाँ आ रही है सरमायाकारी। जब सरमायाकारी आती है हम आप पे बिलीव कर लेते हैं कि आप शरीफ लोग हैं, आप अगर कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे, हम भोले मान लेते हैं। लेकिन जब बजट आता है, जब पेश होता है, और वहां पे आपके सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का जब एक वहां पे किताबचा पेश होता है, और मेरे जैसे 2-4 जो रिपोर्टर देखते हैं कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में किस किस को क्या किया, पता यह चला है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पे 30-30 अरब रुपए की आपने 3 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स निकाल दी है, 2 निकाल दिए। इससे यह साबित हुआ कि आपने तुर्कों को पेमेंट की है। आप उनके साथ उल्टा कारोबार, तो उनको सरमायाकारी तो उनके मुल्क में हुई है, हमारे में कैसे हुई है? हमने उनको पैसा दिया है ना, हमने उनके मुल्क बिजनेस दिया है, जॉब दिया है, जॉब दिया है। वहां पे वो बसें बनाएंगे, वो चीजें बनाएंगे, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी हमारे पैसे से। अगेन जो आपको क्लियर करने की जरूरत है कि हमारा जो 60 अरब रुपया आपने मेट्रो पे लगाया, शायद अच्छा ही हो। असल बात यह कि हमें बताया जाना चाहिए सही बात। मैं अब वही पे आ रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। आप हमें कह रहे हैं 40 बिलियन 46 बिलियन डॉलर की आ रही इन्वेस्टमेंट आ रही है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी ना। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं कि स्टेट ये ओन कंपनीज हैं उनके जरिए आ रही है। मैं बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है कि क्या ये पैसा जो है, अब 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट होंगी इसमें जो मुझे समझ आ रही है। एक वहीं पे जो आप चीजें खरीदेंगे, जो मशीनरी खरीदी जाएगी वहां पे वेंडर्स होंगे चाइना में, उनकी कंपनीज है, वहां पे होगा। फेयर इनफ, जो आपने 2 हिस्से कर दिए वो वहीं पे खर्च होने चाहिए, लगने भी वहीं पे चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें लेनी है। उसके बाद आप पाकिस्तान आएंगे, वो चाइनीज कंपनीज आएंगी, यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, यहाँ पे बिजली लेनी है, लोहा लेना है, आपने अगर वेंडर्स लेने हैं, वहां पे मजदूर लेने हैं, आपने मट्टी खरीदनी है। उसके लिए पैसा जो है वो कौन देगा? अगर चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो पैसा उन्हीं कंपनीज को पाकिस्तान लाना चाहिए और आगे मजदूरों को देना चाहिए, दूसरे लोगों को देना चाहिए, या वट एवर जो भी अखराजात हैं।
अगर नहीं हो रहा, क्योंकि अरशद शरीफ ने एक स्कैंडल किया था जिससे मुझे डर लगा हुआ है, जो इस वक्ती तौर पर हाईवेज के वाले से, हाईवेज का, जिसमें आप भी उस प्रोग्राम में शामिल थे, एयरवाई के प्रोग्राम में हुआ, आप भी बैठे थे, कि उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे मोटरवे जो बन रहा है $250 अरब की चाइनीज इन्वेस्टमेंट ला रही है। डॉक्यूमेंट अरशद शरीफ के पास पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा स्कैंडल जिसको पी गए सारे, और कहते हैं कि ना कि यहाँ स्कैंडल नहीं आ रहे। वो ठीक है भी चाइनीज यहाँ $2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फेयर इनफ। पता यह चला कि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में जो आप भी बैठे थे एक शिक डाल दी गई कि हुकूमत पाकिस्तान उस ये चाइनीज कंपनी को $2.5 अरब की सब्सिडी देगी। एक लाइन जो आपने देखा, आपने भी कागज देखा है, वो मुझे समझाया जाए, अगर हमने $2.5 अरब की सब्सिडी चाइनीज कंपनी को देनी है तो वो फिर वो कहां से इन्वेस्टमेंट होगी चाइना की? वो तो फिर हमारा पैसा है। अगर हमारा पैसा है तो आप क्यों कह रहे हैं? हाँ, आप कहें कि हमने चाइनीज के साथ हमने ठेका किया है, हमने एक मुहैदा किया है, चाइनीज आएंगे $2.5 अरब के हम उनको पेमेंट करेंगे, हमारा मोटरवे बना के जाएंगे। और जो जुल्म किया उन्होंने, जो स्कैंडल था, बात लंबी होगी सॉरी, वो ये था कि 40 साल के लिए आप जो टोल प्लाजा जो है वो भी उन्हीं को दे रहे थे कि जनाब इनकी इन्वेस्टमेंट है, भाई चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है, 40 साल के लिए आपने टोल प्लाजे दे दिए, वो भी ठीक है, लेकिन फिर $2.5 अरब हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी क्यों दे रही थी? नहीं, वैसे आपकी बात भी सही है, मगर बीओटी में चलें फर्ज करें कि ऐसी चीज़ें कई दफ़ा आप कहते हैं कि कंसेशन दे देते हैं, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसको फॉलो करता रहा हूँ, कि वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो सारी लाहौर कराची मोटरवे बन रही है और ऑनवर्ड जो है, ये ज़्यादातर जो है वो हमने शायद FW को या NHA को ही दी जाएगी। एक जो मुल्तान सक्खर वाला है वो चाइनीज़ ने ही इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे ये बताया गया, मैंने चेक किया, मगर वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने ही फैसला करना है, अपने ही कंपटीशन करना है, वो भी फैसला हमने नहीं करना। इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है कि कोई हमें ये बात ये अपने आप और मैं कहीं से पकड़ लाएं तो वो है बताता कोई नहीं कि असल है क्या। ये नहीं बताता कि जनाब अप्लाई कंपनियां कौन सी कर रही हैं, ये नहीं बताता कि ये जो आपने बात की है कि चाइनीज कंपनियां कर रही हैं, वो चाइनीज वो कह रहे हैं कि चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने खुद ही अपने दरमियान कंपटीशन करा के उसमें करवाना है। मगर हमें जो बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं ये अब बताया जा रहा है कि NHA को या FW पे को लार्जली दे रहे हैं, पर हमें बताया तो कहीं जनाब कहाँ बिडिंग हो रही है, कैसे हो रही है, बिडिंग में नहीं हो रही, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि छुपाने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, लाहौरी हैं कि वहां पे पहले मेट्रो बनाई गई, अच्छा किया, मान लेते हैं जरूरी थी, लाहौर के शहरों को फायदा हो गया, चाहे बेशक उस पर सब्सिडी जितनी भी दी जा रही किराए पे, फेयर इनफ, मान लेते हैं भी जरूरत थी, एक इतना बड़ा शहर है। अब हमें बताया गया है कि चाइना के साथ एक नया मुआहदे पे दस्तखत हुए, $1.6 बिलियन मीन 160 अरब रुपए की अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई जाएगी। ये सरमायाकारी है। अब सरमायाकारी मैं कैसे समझूंगा? मैं ऐसे समझूंगा कि चाइनीज जो हैं वो आते हैं पाकिस्तान में, $1.6 बिलियन साथ लाते हैं, वो अंडरग्राउंड खुदाई करते हैं, वो आपके ट्रैक्स बनाते हैं, वो यहाँ पे ट्रेनें बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदा होता है कि जनाब आपसे तो हम पैसे नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट है हमारी, हम ये कह रहे हैं कि इन ट्रेनों की जितनी भी कमाई होगी अगले 50 साल के लिए वो हम जो है ले लेंगे, जो लेनी चाहिए किरायों की शक्ल में लेंगे, या जो भी टैक्सेस होंगे, ड्यूटीज होंगी, जो भी लेंगे हम लेंगे। सो आपका ₹1 खर्च नहीं हो रहा, पंजाब ₹1 खर्च नहीं कर रहा, सारे का सारा जो है वो चाइनीज लेके आ रहे हैं, अंडरग्राउंड वो ट्रेन बनाएंगे। अगले 50 साल तक मुआहदा हो रहा है कि जितना भी ट्रेनों की कमाई होगी वो हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं जाएगी, वो चाइनीज के अकाउंट में जाएगी, ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट बमाए प्रॉफिट वो वापस ले जाएं। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, फेयर एनफ। लेकिन अगर इस साल फिर पता चला बजट के करीब कि शहबाज शरीफ साहब ने फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के नाम पे 160 अरब को 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, पहली जो किस्त उन्होंने रिलीज की है सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए वो 50 अरब रुपए रिलीज की गई है उस कंपनी को जो कि वो अंडरग्राउंड बनाएगी। फिर मुझे समझा दें, हो सकता है मैं गलत हूं, ये कहां से सरमायाकारी? फिर तो हम पेमेंट कर रहे हैं और वो आके आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। मेरा अफसोसनाक पहलू यही है कि ये पाक चीन इतनी बड़ा एक आप इम्पॉर्टेंट किस्म की आप एक एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं, मेजर किस्म की आपकी ब्रेक थ्रू हो रहा है, मगर क्योंकि सीक्रेसी रखते हैं, मगर क्योंकि ये सच नहीं बोलते हैं। हालांकि एक्सप्लेन कर देना चाहिए कौम को कि जनाब ये सरमायाकारी और ये यूँ होता है, इसमें इतनी सरमायाकारी और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर ये सारी ट्रांसपेरेंसी रखें और आम आदमी को समझाएं, बजाय इसके कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि बजट में फजिंग करें, छुपाएं बात, और ये जो आज फॉर एग्जांपल अखबारों में सप्लीमेंट है, मैं हंस रहा था कि ये इसकी काफी सारी यही तस्वीरें असद ज़रदारी के दौर में भी छपी, मुशर्रफ के दौर में भी छपी, आपको बने बनाए वही इश्तिहार है। ये तो फिर दाद देनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को देनी चाहिए, उनको वहां पे जो कारीगर बैठे हुए हैं, आपकी वजारत इतलात में बैठे हुए हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन के बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, ये तो उनके काम है, वो तो सारे आगे पीछे इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं जिससे लगता है कि शायद पता नहीं मनफी बात हो रही है, हालांकि हम मनफी नहीं है, सवालात उठा रहे हैं, हम कोई मनफी बात नहीं कर रहे। 40 अरब आए या 46 अरब आए, अगर हम खुद खर्च कर रहे हैं
तो वेलकम, एब्सोल्युटली आप लोगों को बताएं कि हम खर्च कर रहे हैं और चाइनीज आके उसको हमें आके एग्जीक्यूट करके देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो कंफ्यूजन है, और अभी तक कंफ्यूजन बाकी है, एक ब्रेक लेते हैं। एक दो सवालात मेरे अभी भी बाकी हैं जो मैंने आपसे ही पूछे, मेरे हाथ आप ही लगे हुए हैं, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, आप वापस आते हैं, कुछ सवालात बाकी हैं, आप वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आमिर साहब, एक आध सवाल और भी रहते हैं, इससे पहले हम दूसरे टॉपिक्स पे जाएं, बड़े अहम टॉपिक और भी हैं हमारे पास। वो ये है कि जो सबसे बड़ा एतराज़ आना चाहिए, जिस पे डिबेट नहीं हुई, पार्लियामेंट में नहीं हुई, मीडिया में नहीं हुई, ना सिविल सोसाइटी ने की है, कि यहाँ पे जो मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये 2 या 3 बड़े यहाँ पे वो लग रहे हैं, आपके कोल पावर प्लांट्स लग रहे हैं, और अच्छे खासे बड़े हैं, बिग हैं, जो चाइनीज कंपनीज की हमें कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट। फेयर एनफ, पाकिस्तान को बिजली की जरूरत है। आपको पोर्ट कासिम, जेलम एंड साहिवाल, जी सर, इन लोगों के लिए मैं अभी से बता दूं, जहां जहां पे लग रहे हैं, कि ये इन लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होना चाह रहा है। जो भी मुझे इस पे चैलेंज करना चाहता है, बात करना चाहता है, ये शो भी हाजिर है, अगेन हम भी हाजिर हैं, डाटा के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, बगैर जज्बाती हुए इस पे बात हो सकती है। इन 4 शहरों के लोगों के लिए मैं ये पहले से बता रहा हूं कि मौत आपकी तरफ आ रही है, बिल्कुल क्लियर, और उसमें कोई आपको ढके छुपे आपको लफ्जों में बात करनी भी नहीं चाहिए। रीजन, जब आपके शहरियों की जिंदगियों का मामला हो तो फिर आपको खुल के बात करनी चाहिए, और पर्टिकुलर जब आपके पास डाटा हो। मसलन मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं इसके इकोनॉमिस्ट के, आपकी रिपोर्ट पर, इकोनॉमिस्ट का दिसंबर का इशू पड़ा हुआ है 2014 का। वो ये लिखते हैं कि चाइना में कोल प्रोजेक्ट पे काम बंद हो चुका है सर, और पिछले सालों में जो उन्होंने नए वहां पे एनर्जी के उन्होंने आके रिसोर्सेज उन्होंने यूज किया चाइनीज ने, वो उन्होंने विंड को किया है, उन्होंने आके हाइड्रो को किया है, या सोलर को किया। ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो चाइना आप लगा रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए। उन्होंने कोयले के प्लांट लगाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि चाइना में हर साल कोयले के प्लांट्स की वजह से, पावर प्लांट्स की वजह से 5 लाख डेथ्स हो रही हैं सर, 5 लाख डेथ्स। मेरा सवाल आपसे है, 2 चीजें हैं। एक तो चाइनीज जो काम अपने मुल्क में नहीं कर रहे, और इस वजह से नहीं कर रहे कि जो उनकी एनर्जी कॉस्ट है, या उनकी अपनी एक अच्छी जिंदगी की कॉस्ट है, उसके बदले 5 लाख इंसानों की हर साल उन्हें ये कुर्बानी देनी पड़ती है। तो चाइनीज में बड़ा शोर मचा, बंद हो गया। क्या पाकिस्तान में उन्हें आकर ये 4 या 5 जो भी कोल ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, नोइंगली कि खुद चाइनीज ने बंद कर दिए, पाकिस्तान में आके मौत कैसे तकसीम की जा सकती है इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट? अब चाइनीज को क्यों बेचारों को सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं? आपकी अपनी गवर्नमेंट, उनको तो जो कही जा रही है कि है, ये प्रायोरिटी आपकी अपनी गवर्नमेंट ने बनाई है कि वो कोल, दुनिया सारी जो है कोल से दूर जा रही है और ये कोल पे आ रहे हैं। आपको याद होगा कि बेनजीर के दौर में जब IPPs लग रही थी तो इतना शोर मच गया कि जी स्कैंडल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बेनजीर का बड़ा मशहूर मुझे एक कॉल याद है, उन्होंने कहा इट इज़ बेटर टू हैव एक्सपेंसिव एनर्जी देन नॉट टू हैव, कि महंगी बिजली होए बजाय इसके कि होए ना। तो वो अब महंगी तो आपको जो है कबूल नहीं थी, जो कि आज के स्टैंडर्ड से सबसे सस्ती वही है, मगर आपको ये खतरनाक डेंजरस एनर्जी और डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी कि बिजली तो आ जाएगी, ये जो हम बात आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, पर ये तो हमारा कसूर है कि हम मांग रहे हैं। नहीं, ये दुनिया भर है। द इकोनॉमिस्ट को मैं कोट कर रहा हूं कि दिसंबर का इशू पहले हफ्ते का 2014, वो ये कह रहे हैं कि चाइना में हर साल इन कोयले के प्लांट्स की वजह, पावर प्लांट्स की वजह से 5 लाख डेथ्स हो रही हैं, और उन्होंने बंद कर रहे हैं वहां पे कोयले के प्लांट, और अब वो चले गए, विंड पे चले गए, हाइड्रो पे चले गए, और सोलर पे चले गए, और पाकिस्तान ला रहे हैं अपने मुल्क में। वो आपकी बाकी आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है, दुनिया भर उससे जा रही है। वैसे इकोनॉमिस्ट पिछले 30 साल से, जब से ना उन्होंने चाइना के मतलब यही कि डूम हो रहा है और ग्लूम हो रहा है और बैठ रहा है, इकोनॉमिस्ट का एक अपना इशू रहता है। मगर आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है कि दुनिया भर जो है ना वो कोयले से दूर जा रही है। उसकी एनवायरमेंटल जो स्टडी है, अभी रिसेंटली आपको पता है लाहौर में ये जो करने जा रहे थे, बना रहे थे सड़क, तो कोर्ट, हाई कोर्ट ने शायद वो बंद कर दिए इस बात पे कि एनवायरमेंट सर, उन जज साहब की बड़ी मेहरबानी कि किसी भी एनवायरमेंट इशू बनता जा रहा है, पाकिस्तान में होना चाहिए जो है, गवर्नमेंट नहीं मगर प्रायोरिटी ले रही। सारी तरक्की का जो रुख जो है लाहौर की तरफ है। और मैं आपको एक और बात कह दूं सर, कि लाहौर के आप दुश्मन, आप उस लाहौरियों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जब इतनी सारी फैसिलिटीज एक शहर में इकट्ठी हो जाएंगे, पूरा पंजाब आपका देहातों से उठ के लाहौर में आके शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, आपका सिस्टम चौक कर जाएगा, आपके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे, स्ट्रीट क्राइम्स होंगे, आपकी वही आबादी जो ऑलरेडी रह रही है वहां पे, वो इस काबिल नहीं रहेगी कि इन फैसिलिटीज से फायदा उठा सके। ऑलरेडी आप मसाइल देखना शुरू हो गए कि पहले मेट्रो बनाई, फेयर इनफ, फिर आपने 160 रुपए की डील की है चाइनीज के साथ कि आपको वो बना के दें।
आप कभी पंजाब में जाएं, आपको किसी दिन मैं ये लेके चलूंगा यहीं से, इससे तलागंग से चलेंगे, मियाँ वाली, बक्कर, उसके बाद लिया, मैं गया नहीं, मुजफ्फरगढ़, जो सड़क की एमएमएम रोड की हालत है, जो मियाँ वाली का मेन रोड है उसकी जो हालत है, आप वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकते, डेथ्स वहां पे ज्यादा हो रही हैं। इवन ट्रॉमा सेंटर नहीं है, मियाँ वाली से लेके मुल्तान तक चला जाएं, वहां पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाए आप वहां पे रोड के किनारे किसी को आप मेडिकल दें, पुलिस की वहां पे कोई आपको सर्विस नहीं मिलती, और सबसे निगलेक्टेड आपको रोड बता रहा हूं वहां पे। पर मुझे ऐसे लगता है कि लाहौर का जो तख्त लाहौर का जानशीन मैं ही हूँ, रंजीत सिंह का जो है ना जानशीन जो है वो शहबाज शरीफ साहब है। आपको पता ही है कि उसके बाद 39 साल के बाद 22 साल का रूल जो है ना वो PMLN का, 10 साल का रंजीत सिंह के बाद, मैं तो आपको बताता हूँ उसके जानशीन ये लोग हैं, मैं नहीं हूँ, यकीन करें मेरी आज जान चुकी है, मेरे हाथ आप चढ़ गए। मैं लाहौर में जरूर हूँ, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग लाहौरी, अगर आप कहें मेरी और आइडेंटिटीज भी है, खुद आप पटवारी बन गए हैं, मुझे लाहौरी पटवारी पक्का ठक्का पटवारी, और पटवार के राइट्स के लिए बात भी करेंगे, मगर पॉइंट टेकन कि इसको स्प्रेड करना चाहिए, और रूरल एरियाज में खास तौर पर जब तक आप नहीं ठीक करेंगे तो लोग शहरों में आते रहेंगे, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कैपेसिटी जो है उसकी ज्यादा ले नहीं सकता, क्राइम के अलावा और भी बड़े उसके कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आमिर आना चाहता हूं जरा इस पे, जो पाकिस्तान ने एक आगे लेके चलते हैं, जिसमें चाइना भी फिर आता है, कि पाकिस्तान ने यकदम पिछले कुछ अरसे में इन्होंने आलमी मंडी से बड़े पैमाने पे असला खरीदना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पे। एक अमेरिकन से $1 बिलियन की डील की, अभी वेपन्स खरीदने हैं। इन्होंने चाइना के साथ की है, जो अभी एक कमेटी में फिगर दिए गए हैं, इन्होंने यहाँ पे पेश किए हैं, जो मेरे पास मौजूद हैं बाकायदा इसके, कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में वहाँ पे रिपोर्ट पेश की गई, जिसकी कापी मेरे पास मौजूद है, हम दिखा सकते हैं। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो चीन से 30 अरब रुपए के नए जहाज खरीदेगा, जंगी ATR जिन्हें कहते हैं, अपग्रेड भी करवाएगा और नए भी खरीदेगा 30 अरब रुपए। ये वैसे सरमायाकारी नहीं है, ये डायरेक्ट वो है, ये हमारी परचेज है, बाइंग है, कि हम खुद उनको पैसे देंगे। कि पाकिस्तान जो है 294, मैं आपको एग्जैक्ट बता, $294 मिलियन की पेमेंट करेगा चाइना को, वहां से इन्होंने जंगी जहाज खरीदने ATR। दूसरा, पाकिस्तान चाइना से 8 सबमरीन खरीद रहा है नेवी के लिए। इनकी ये प्राइस कभी तक पता नहीं है कि इसकी क्या प्राइस होगी, जो 8 वहां से सबमरीन खरीदी जाए, इनकी भी कैश में देनी पड़ेगी। मैंने कहा था हालांकि अपने प्रोड्यूसर साहब से कि जरा गूगल पे हम चले रिसर्च कर लेते हैं कि एक चाइनीज सबमरीन जो है अगर खरीदनी हो तो एवरेज क्या उसकी प्राइस हो सकती है। खैर इस पर हम काम करके आएंगे। ये दूसरी चीज, अब एक आर्टिकल लिखा है हुसैन हकानी साहब ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में, वेरी हार्ड हिटिंग आर्टिकल, जिसपे मेरा ख्याल है, मैं वो पढ़ भी रहा था, डिबेट कुछ थोड़ी सी थी, कि हकानी साहब ने किसका केस पेश किया है। उन्होंने जो उन पे इल्जामात लगेंगे, मेरा ख्याल है आप भी शायद उस पर बेहतर बात करेंगे, मैं सवाल आप पे डायरेक्ट करके आता हूँ ज्यादा कमेंट करने की बजाय। उनका पूरा क्रक्स ये है जो उन्होंने लिखा है उसमें, और अमेरिकन लोगों के लिए लिखा है, या अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, या प्रेसिडेंट ओबामा को डायरेक्ट एड्रेस किया उन्होंने कहा जी कि आपको पाकिस्तान को ये वेपन्स नहीं बेचने चाहिए $1 बिलियन के। क्यों? पाकिस्तान आपको कह रहा है कि हम तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये हुसैन हकानी साहब ने आर्टिकल लिखे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने बड़ा एक वहां पॉइंट उठाया है उन पे सदर ओबामा पे, कि जब आपने वहां पे आपने ऑपरेशन किया था एबटाबाद का, उस वक्त फैसला आपने ये किया था कि पाकिस्तानियों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि तालिबान के साथ ये हैं या उनके दुश्मन हैं या नहीं है। आपने उस वक्त तो ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तान पे, जॉइंट ऑपरेशन नहीं किया, ये समझते हो कि ये शायद उनके हमदर्द हैं, तालिबान को उसको भगा देंगे। अब आपने 3 साल बाद कैसे पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर लिया कि जो वेपन्स आपसे ले रहे हैं ये सारे के सारे तालिबान पे इस्तेमाल होंगे? आप जरा बताइएगा कि हुसैन हकानी साहब पे मेरा यह ख्याल है इस आर्टिकल के बाद पाकिस्तान में बड़ी शदीद उन पे तनकीद होगी कि वो किसका केस वहां पे पेश कर रहे हैं। हुसैन हकानी साहब की इस दफा वाशिंगटन गया था तो बड़े अच्छे तल्लुकात हुए थे, जो कि आज इंशाल्लाह आप खराब करवा देंगे। मगर इससे पहले मैं थोड़ा सा, आपने जो पाकिस्तान की असले की बाइंग है ना उसके मतलब कहना चाह रहा था कि 30-40 साल तक पाकिस्तान का, 50 साल तक बल्कि, जो डिफरेंस रहा डिफेंस बजट का वो $2 बिलियन से नहीं बढ़ा था। अभी वो 40 बिलियन से बढ़ गया, हमारा 6 बिलियन के करीब है, उनका शायद 45-46 बिलियन डॉलर हो गया है। हम compete उनके साथ नहीं कर सकते हैं, अगर इस रेस में जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। हमें इसको रीथिंक करना पड़ेगा, अपना डिफेंस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, और ये इस तरीके से हम USSR वाली सिचुएशन नहीं कर सकते। वो एक आप ठीक कह रहे हैं, पॉइंट टेकन, मगर इसके अंदर एक लार्जर सिविल मिलिट्री डिबेट होने की जरूरत है। कमिंग बैक टू हुसैन हकानी साहब, मैंने भी ये आर्टिकल पढ़ा, मुझे तो उसकी हेडलाइन देख के ही जो है, एक जो इल्जाम था उन पे, हेडलाइन है वाई आर वी कैप पे है सेंडिंग दिस अटैक हेलीकॉप्टर्स टू पाकिस्तान।
हुसैन हक्कानी साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं कि वी उनके नीचे लिखा हुआ है बाय हुसैन हक्कानी, वी से लगता है वो सडनली अमेरिकन बन गए हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने नेशनैलिटी अगर अपनी ले ली है तो। और ये हेडलाइन से वो लग रहा है कि अमेरिकन हमारे से पूछ रहे हैं वाई आर वी सेंडिंग, और वो वी में खुद हुसैन हक्कानी साहब जाके हैं, और यही उन पे इल्जाम था कि ये हमारे की तो है मेरा ख्याल नेशनलिटी, फराकी तो है, पता नहीं है या नहीं है, वो भी बहरहाल यहाँ पाकिस्तान की MNA थी तो। मगर ये है कि उन पे जो इल्जाम था कि वो हमारे एम्बेसडर हैं या उनके हैं, तो इससे दो है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है उनका, मेरे उनसे 2-3 सवाल हैं बजाय इसके कि मैं उनका जवाब दूं, वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि ये हेलीकॉप्टर क्यों दे रहे हैं और सारा, मगर उस दौरान जब ये खुद एम्बेसडर थे उस दौरान में कोई ऑपरेशन भी नहीं हो रहा था। इस दफा ये तो माना जाए कि जैसा कैसा भी क्या, इस दफा ऑपरेशन हो रहा है। उस वक्त इन्होंने कोई एतराज नहीं किया था जब ये खुद एम्बेसडर थे, और ये उस दौर में 5 साल में कोई इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया था, और इनका कोई, अब इनको एतराज हो रहा है। तीसरी मुझे थोड़ी सी जो मशकूक इसमें बात लगती है कि आजकल एक कैंपेन चली हुई है कि जब से ईरान का और अमेरिका का पैचअप हुआ है, तो आपको ने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडिटोरियल छपा, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसी अखबार में 1-2 आर्टिकल पाकिस्तान के खिलाफ छपे कि ईरान के बाद अब ये दुनिया में कहा जा रहा है, काफ़ी लोग हमारे दानिश्वर भी कह रहे हैं कि अब हमारी दुनिया कह रही है कि हमारी बारी है, और इंडियन लॉबीज को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि ईरान अब छोड़ें, अब पाकिस्तान के पीछे पड़ जाए। मुझे ये आर्टिकल, विद ड्यू अपॉलॉजीज टू हुसैन हक्कानी, मेरे उनसे तल्लुकात हाल ही में मैंने बताया बड़े अच्छे हो गए थे, मगर दोबारा मैं मजबूर हूं खराब करने पे कि मुझे बता दें कि ये मुझे उस कैंपेन का हिस्सा लग रहा है, और मुझे खुद बड़े सबसे बड़ा अच्छा मुझे आर्गुमेंट लगा है। मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है, इसको वापस आकर थोड़ा सा मजीद भी इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने गंदम स्कैंडल पे भी कुछ नई चीजें आई हैं, वो भी फॉलो अप हमने कर रहे हैं। जो आपने कहा कि जब आप खुद वहां पे बैठे थे और उस वक्त हमारे जनरल कियानी साहब जो है गुड कप बैड कप खेल रहे थे, जरदारी साहब भी बिल्कुल हाथ डाउन करके उसमें अपने बंकर में अमान सदर में बैठे थे, और उन्होंने सारी की सारी पॉलिसी जो है वो जनरल कियानी को दी हुई थी कि आप जाने और आपका काम जाने, और जिस तरह जनरल कियानी साहब ने फैसले किए वो भी पूरी कौम के सामने है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं ब्रेक पे जाने से पहले कि कम से कम जो आपने बात की कि ज़रबे अज़ब शुरू हुई है, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरा ख्याल पाकिस्तान का कुछ इमेज कुछ बेहतर हुआ है, हमारी फौज का भी बेहतर हुआ है कि शायद इस दफा दे मीन बिजनेस लगता है। और एक किसी बंदे बड़े आला एक आदमी से बात हो रही थी मेरी, वो ये कहते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट के पाकिस्तान आने के पीछे भी एक ज़रबे अज़ब की कामयाबी का हाथ है कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है अब उनको लगता है बाहर के मुल्कों को कि शायद वो अब पाकिस्तान में बेहतर हो रहा है, इसलिए उनका यहाँ पे आना, एक उनको बहुत बड़ी सिक्योरिटी देना या उनका पाकिस्तान पे एतमाद का आके इजहार करना, ये भी वो उसको लिंक कर रहे हैं ज़रबे अज़ब की कामयाबी के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ गंदम स्कैंडल में मजीद नए इंकशाफात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। अब आमिर साहब इस पे हम बात जारी रखेंगे क्योंकि बहुत सारी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है, तो किसी एक ने बड़ा एक अहम सवाल उठाया कि अगर ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट थी तो सेक्रेटरी आपके EADA कहाँ पे हैं? उनको होना चाहिए था आज वो साइन करते माहदे पे, क्योंकि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है मोस्टली जो है उसमें EADA इन्वॉल्व होता है। खैर उस पर बात करते रहेंगे। एक लास्ट में जरूर कह दूं कि हम इस बारे में मुस्बत हैं और बड़ी अच्छी बात है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सच जानना है और हमें इंफॉर्मेशन सही दें, गाइड सही करें। सर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लाहौर के अभी से रिपोर्टर्स को उनको अलर्ट कर रहा हूँ, तैयार रहें। आपको बजट डॉक्यूमेंट आ रही है अभी जून में आएंगे, आपके जून जुलाई में इनके अनाउंस होंगे, बल्कि जून में आ जाएंगे बजट। आप देख लेंगे कि शहबाज शरीफ साहब वहां पे बैठ के ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अगर ये सब्सिडीज की ग्रांट ना दें तो शायद फिर हम झूठे साबित होंगे और वो बात उनकी साबित हो जाएगी। 1.6 बिलियन जो है वो बाहर से आ रहा है, फिर वो ठीक होगी, सरमायाकारी होगी। लेकिन अगर उनमें से निकल आई, सब्सिडीज निकल आई और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स निकल आई तो फिर उस पर बात करेंगे। मैं जरा इसको गंदम जो स्कैंडल में कुछ नए इंकशाफात हैं उनको जरा बात करना चाहते हैं। एक तो हमारे दोस्त जो हैं दानियाल अजीज साहब और बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब के जिम्मे लगा था और नवाज शरीफ साहब ने लगाया था कि आप इसको 18 अप्रैल तक इंक्वायरी करके मुझे दें। आज मेरा ख्याल है 20-21 हो गई है सर, अभी तक तो अब उनकी तरफ से नहीं पता चला इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है। इंतजार करेंगे कि दानियाल साहब और बैरिस्टर साहब उसमें क्या निकालते हैं। कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो यह है कि मैंने ये चेक किया है, कुछ डाटा उसमें इकट्ठा किया है कि रेगुलेटरी ड्यूटी इन्होंने गंदम जो मंगवाई गई थी यूक्रेन से, घटिया क्वालिटी और नाकिस, उस पर $24 मिलियन के करीब रेवेन्यू हमने लूज किया है। इसके लिए जवाब देना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, अब वजारत खजाना को, आपकी FBR को, आपकी कस्टम को, आपकी वजारत तिजारत को और आपकी वजारत
एग्रीकल्चर को कि 7 लाख रह कौन सी गई है इसके में आधा। अगर इंक्वायरी किसकी कर रहे हैं, मैं तो ये हमारी इंक्वायरी हो रही है कि इन्हें डॉक्यूमेंट्स कहां से मिले होंगे। इंक्वायरी इस चीज की होती है, इंक्वायरी इस चीज की नहीं होती कि इन लोगों ने क्या वहां पे आके इस मुल्क के साथ इन्होंने वो किया, इनकी पीठ में आपने छुरा घोंपा है। आपने ईसीसी में बैठ के इतने सारे लोग बैठते हैं, किसी एक ने नहीं पूछा कि 7 लाख टन जो है यहाँ कस्टम वाले सोए हुए थे। स्टेट बैंक ने जब वहां पे आपकी एलसी खुल रही थी, ये चुप करके बैठे हुए थे। आपकी एफबीआर क्यों सोई रही है? आपकी वजारत खजाना को पता क्यों नहीं था? आपके सबसे बड़ी बात यह है कि वजारत तिजारत को क्यों नहीं पता था? आप तो ट्रेड को रेगुलेट करते। खुरम दस्तगीर साहब को इन सवालों को जवाब देने चाहिए कि आपकी वजारत जो है कॉमर्स की वो सोई हुई थी, या सीरत असगर साहब को जवाब देने चाहिए अगर वो आके हमसे बात करना चाहते हैं। सीरत असगर साहब जरा शो पे हैं। कोशिश की थी खुरम दस्तगीर साहब से बात करने की और भी लोगों से, मगर किसी ने आपको बड़े मैं हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूं सर। एक तो यह है कि सिंध हुकूमत ने इनकशाफ किया है कि हमने जो यूक्रेन से गंदम मंगवाई है, इन फ्लोर मिल्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने, इन्होंने 50 के करीब कंटेनर पकड़े हैं जो कि घटिया क्वालिटी गंदम लेके जा रहे थे, पकड़े गए हैं। और ये कस्टम ने नहीं पकड़े, ये जहन में रखे। जो कस्टम का काम था कि एयरपोर्ट पे बगैर क्वालिटी चेक किए ये अंदर कैसे आ गई गंदम, नंबर 1। दूसरा ये सर 40 अरब रुपए की गंदम आपकी पाकिस्तान की जाय हो रही है इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की वजह से कि इन्होंने नहीं खरीदी। एक इजलास हुआ जिसकी मैं फाइंडिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो बड़ी मजे की है। उसमें इन्होंने यहाँ पे एक कराची में इजलास किया, वजारत तिजारत की जो कमेटी है इन्होंने किया। उसमें अगेन यही सवाल उठा कि ये पता ये चला यूक्रेन से गंदम आ गई है। उन्होंने एक नई बात बताई कि उस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी 19 मार्च को। उसमें इंकशाफ किया गया कि 3 महीने आप लगाएंगे, 3 महीने में इंक्वायरी होगी पूरी, और शाजिया मरी साहबा जो हैं उनको इंक्वायरी कमेटी का हेड बनाया गया। भाई मुझे ये बताएं, ये इंक्वायरी करने में कितने साल लगने चाहिए पाकिस्तान को कि वहां से गंदम किसने मंगवाई, वो कितनी जीरो ड्यूटी पे आई, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक, आपकी तिजारत की वजारत या वजारत खजाना या इसाक डार साहब, इनका क्या रोल था? इसके लिए 3 महीने चाहिए। सियासतदान भी जो अपने आपको ज़राअत के बड़े वो हेड कहते हैं, चैंपियन कहते हैं, उन्होंने कहा 3 महीने हम लगाएंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट आपको करके देंगे। लगता है इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंक्वायरीज बनानी पड़ जाएगी। जितनी इंक्वायरीज होती हैं हर चीज का जवाब एक इंक्वायरी लगती है और उसका कभी भी कोई रिजल्ट नहीं। इसमें बैंकों को चांदी हो गया। मेरे साहब मेरे प्रोग्राम को रैप अप भी करना है, थोड़ा सा टाइम रहेगा। बैंकों को चांदी कैसे हुई है कि सारी हुकूमतें, सिंध और पंजाब हो या फेडरल, ये बैंकों से कमर्शियल लोन लेती हैं, लेने के बाद ये किसानों से बैंकों का इस दफा 65% प्रॉफिट हुआ है और हमारी स्टेट बैंक से पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट को उधार देते हैं। स्टेट बैंक से नहीं लेते सर, नहीं, स्टेट बैंक अलाउ करता है, लिक्विडिटी अलाउ करता है, उनसे सस्ता लेते हैं, वो अलाउ कर देते हैं 15 से 20% हमें दे रहे हैं। और आगे ये जो है ना कमर्शियल गवर्नमेंट को महंगा दे देते हैं। सारा आम आदमी के लिए वो बोरिंग लिक्विडिटी नहीं मौजूद। सारा हिस्ब मंशा हो रहा है सारा। यहाँ पे बड़े लंबे लंबे काम हो रहे हैं। उसमें गुफ्तगू भी इसमें मजीद भी हो सकती थी कि जिन लोगों ने फॉलो अप करेंगे, इसको हम फॉलो अप करेंगे। और अगर इस पे सीरत असगर साहब जो है अगर आगे बात करना चाहते हैं, कुछ उनकी समरी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी हैं। सीरत असगर साहब जरा हिम्मत करें, हौसला दिखाएं और आके बताएं कि वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में खामोश क्यों रहे हैं। वहां पे कैसे आपकी ज़राअत किसानों के खिलाफ काम हो रहे थे, अरबों यहाँ रुपीज का वहां नुकसान हो रहा था और हुकूमत के खिलाफ फैसले हो रहे थे, उसके इंटरेस्ट के, अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहे थे। वहां वजारत खजाना, आपकी एफबीआर, आपकी वजारत तिजारत, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सियासतदान, वजीर उस कमेटी इजलास में खामोश क्यों रहे हैं? ये कौम को इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि अरबों रुपए का आपने नुकसान किया है, घटिया क्वालिटी आपने गंदम मंगवाई है, ये कैसे हुआ सारे का सारा? ये बैंक्स भी बड़ा जरूरी है। ये जो बैंक को फॉलो करेंगे कह रहे हैं बहुत बड़ा, सर बड़ा माल कमाया बैंक ने इसमें। और ये स्टेट बैंक उस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे रिपोर्ट में कि 65% हुआ है। सिंध के हर जगह वो एलीट स्कीम ऑफ कर रही है, वो क्रीम ऊपर से और नीचे आम आदमी। सिंध के वजीर आला ने खाते में इंकशाफ किया, सिर्फ सिंध की बता रहा हूं, जिनके पास 4 लाख टन पड़ी हुई थी गंदम में, उन्होंने कहा हमने 3.5 अरब रुपए हमने सूद बैंकों को दिया है, क्योंकि ये प्राइवेट मिलों ने बाहर से गंदम मंगवा लेते। 3.5 अरब रुपया सूद दिया, असल जार देना बाकी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है आमिर साहब, इससे बड़ी लंबी बहस हो सकती है, बात हो सकती है और हम इस पर बात करते भी रहेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, ये गंदम स्कैंडल में, इसका फॉलो अप आने वाले दिनों में जारी रहेंगे। इजाजत दीजिए, आज का प्रोग्राम इतना ही था। आमिर मतीन साहब और मैं कल फिर दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।